हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील भादु प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और हम राजस्थान के भूगोल में दोस्तों पढ़ रहे थे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम बात कर रहे थे पूर्वी मैदानी प्रदेश की, जिसकी उत्पत्ति हमने पढ़ ली थी। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति मैंने आपको बताया था कि चतुर्थ महाकल्प जो था उसके प्लेस्टोसिन काल में गंगा और यमुना नदियों के द्वारा जो लाया गया अवसाद था, जो जलोढ़ मृदा थी, उससे निर्मित मैदान है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसका विस्तार मैंने आप तक प्रेषित कर दिया था। इसका जो क्षेत्रफल है इस प्रदेश का 23.3% और जनसंख्या यहाँ 39% निवास करती है, जहाँ जनघनत्व सर्वाधिक है। और इसके अंतर्गत 10 जिले आते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं आप तक प्रेषित मैंने की थी पूर्वी मैदानी प्रदेश की, कि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जिसे एल्फी सोल कह दिया जाता है, सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, सर्वाधिक कृषि संभावना वाला प्रदेश है, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश माना जाता है राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद हमने दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की बात की थी, और वर्गीकरण में हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। जो 3 भाग थे आपके दोस्तों, एक तो था चंबल बेसिन, और चंबल बेसिन के बाद हमने दूसरा डिवाइडेशन इसका किया था बनास बाणगंगा बेसिन का। बनास बाणगंगा बेसिन के बाद तीसरा जो वर्गीकरण था हमारा वो था माही बेसिन। और ये जो तीसरा वर्गीकरण था माही बेसिन, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको माही बेसिन के संदर्भ में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले जो है मैप के माध्यम से बताया था कि इन जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का समूह है, जिन्हें 56 का मैदान कह दिया जाता है। और प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे जो कांठे की भूमि है उसे कांठल कह दिया जाता है, किनारे की भूमि को। और इसी तरह से मैंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य कुछ अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। मैंने ये भी बताया था कि संयुक्त रूप से जो माही बेसिन है उसको प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी को समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट अपन दूसरे भौतिक प्रदेश जो है आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके दूसरे भाग की बात करेंगे वर्गीकरण में। जो दूसरा इसका भाग है वो है बनास बाणगंगा बेसिन। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बनास बाणगंगा बेसिन। तो बनास बाणगंगा बेसिन की बात जो है इस क्लास के दरम्यान हम कर रहे हैं। आज जो है अपना ये भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इस क्लास के दौरान हम इसको पूर्ण कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि किस प्रकार की परेशानी आपको आ रही है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए कार्य कर रही है, और आपकी परेशानियां जो है अतिशीघ्र ही दूर कर दी जाएंगी। और हमारे इस चैनल पे आजकल रीट का सिलेबस पूरा करवा दिया गया है। वैसे ये जो यूनिट अपने कर रहे हैं ये भी पूरी हो जाएंगी दोस्तों। धीरे धीरे हम निरंतर रूप से इसको पूरा कर लेंगे। और इसके अलावा जो है एक टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप जो है नियमित रूप से 4 टेस्ट उसके हो चुके हैं। आप नियमित रूप से टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्रेषित की जाती है। तो आप टेस्ट सभी जो है ज़रूर दिया करो, जिससे आपको अपना आंकलन होता रहेगा कि आप जो है किस स्तर पर है तैयारी के। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों बनास बाणगंगा बेसिन की। तो बनास बाणगंगा बेसिन जो है इस तरह से एक नदी है दोस्तों यमुना, जिसके बारे में आप सभी ने सुन रखा है। तो यमुना नदी इस तरह से यमुना की लोकेशन है। ये यमुना नदी, ये कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना। हमने बनाई यमुना नदी। इस तरह से यूं यमुना बहती है। और जो है बनास बाणगंगा बेसिन की अपन बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ एक पहाड़ी है। देखिएगा, यह मैं पहाड़ी बना रहा हूँ। ये जो पहाड़ी है दोस्तों, ये आपकी पहाड़ी है बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? ये पहाड़ी है बैराट की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ियाँ लिख सकते हो आप इसको। बैराट जो कि बौद्ध संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जयपुर में अवस्थित है बैराट की पहाड़ियाँ। कौन सा जिला है दोस्तों? जयपुर। तो बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से एक नदी निकलती हैं यूँ। ये जो नदी है आपकी, जिसका नाम बाणगंगा है,
इस तरह से बहती हैं प्रिय विद्यार्थियों, यूँ यहाँ से यूँ बह करके ये कहाँ चली जाती हैं, सीधी यमुना में बहती हैं। सीधी किस में मिल गई, ये यमुना नदी में यूँ इस तरह से बहती हैं दोस्तों, और सीधी कहाँ मिलती हैं, यमुना में। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि ताला नदी किसे कहते हैं और अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं। तो ये जो नदी है जिसकी बात अपन कर रहे हैं, ये नदी है आपकी दोस्तों बाणगंगा। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी, जो कि कहाँ से निकलती हैं, बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से निकलती हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो ये जो है आपको काफ़ी बार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सीधी यमुना में जा कर के मिलती हैं राजस्थान में। यानी बाकी जो नदियाँ हैं चंबल के माध्यम से यमुना में मिलती हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से जो है यमुना में मिलने वाली नदी हैं। आजकल इसका जल थोड़ा पहले सूखने लग गया है, लेकिन बेसिकली जो माना जाता है कि यमुना में मिलने वाली ये नदी है राजस्थान की, जो कि सीधी यमुना में जा कर के मिलती हैं बिना किसी सहायक नदी के। तो हमने बात की है बाणगंगा बेसिन प्रदेश पढ़ रहे हैं, बनास बाणगंगा बेसिन। तो बनास बाणगंगा बेसिन में अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, बाणगंगा नदी की। तो बाणगंगा नदी के बेसिन की बात यहाँ पे इस नदी के दरम्यान अपन करेंगे, बनास अभी बनाएंगे अपन इसके बाद। तो आप बाणगंगा पे अपना पूरा फोकस दीजिएगा। एक प्रदेश पूछा जाता है कि रोही का मैदान कहाँ है। वैसे तो मैं बता दूं कि सीधा पूछ लिया जाता है रोही दोआब क्षेत्र कौन सा है, या रोही का मैदान कहाँ है। तो जयपुर से जैसे ही बाणगंगा निकलती है यहाँ से, यहाँ कौन सा जिला दोस्तों, जयपुर, और यहाँ जो जिला है वो है आपका भरतपुर। कौन सा जिला, भरतपुर। तो जो अपनी बाणगंगा है और यमुना है, इन नदियों के अवसादों के माध्यम जो द्वारा है, अवसादों के द्वारा यहाँ पर मैं इसे जो है डायग्राम में बंद कर देता हूँ। इस तरह का एक मैदान बनता है जयपुर और भरतपुर के मध्य। ये जो मैदान है इसे कह दिया जाता है रोही का मैदान। क्या कह दिया जाता है दोस्तों, रोही का मैदान। तो ये आपका है रोही का मैदान। किसके द्वारा निर्मित है, बाणगंगा व यमुना नदियों के जो अवसाद हैं उनके द्वारा निर्मित है ये मैदान, जिसे रोही का मैदान कह दिया जाता है। और बाणगंगा कहाँ से निकलती हैं, बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर से। हालांकि हम जल संरक्षण वाले टॉपिक में कुछ नदियाँ जो हैं पढ़ेंगे, जो कि रीट के सिलेबस में आपके बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, और भौतिक प्रदेश के दौरान हम पढ़ रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में पहला भाग अपन ने पढ़ लिया था माही बेसिन, इसके बाद हम बनास बाणगंगा बेसिन पढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रोही दोआब क्षेत्र या रोही का मैदान कहाँ स्थित है, या किस नदी के कांठे हैं, किनारे हैं। तो ये आपका बाणगंगा नदी के किनारे हैं दोस्तों, जो कि जयपुर और भरतपुर के मध्य है। यूँ ये बहती है आपकी बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा कह देते हैं, ताला नदी कह देते हैं। इस तरह के उपनाम इस नदी के माने जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक जो पहाड़ी है आपकी, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ मैं बना रहा हूँ, देखिएगा विजिबल होगा सभी को। और ये जो आपकी यमुना नदी बनाई है, थोड़ा इधर पहले देखने की आप कोशिश कीजिएगा। इस यमुना से जो है यूँ दोस्तों एक नदी निकलती है, यह मैं बना रहा हूँ, अलग कलर में बना देता हूँ ताकि आपको जो है विजिबल हो अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख पाएँ, समझ पाएँ बात को। इस तरह से यूँ जो है यमुना में आकर के मिलती है चंबल नदी। कौन सी नदी मिलती है, ये जो आपकी नदी है दोस्तों, ये कौन सी है, ये है आपकी चंबल नदी, चंबल नदी। ये आपकी चंबल नदी है दोस्तों, और ये आपकी यमुना नदी है। और इस चंबल में एक नदी आकर के मिलती है जिसको हम कहते हैं बनास नदी। तो इस तरह से यूँ देखिएगा दोस्तों, बना रहे हैं हम। यहाँ कुछ पहाड़ियाँ हैं, इस तरह से यूँ ये पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं बनास नदी। ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम मैं यहाँ पे आप तक प्रेषित करूँगा। ये है खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियाँ। ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, और ये जो आपकी खमनोर की पहाड़ियाँ हैं ये राजसमंद ज़िले में है। कौन से ज़िले में, राजसमंद ज़िले में। तो इनसे एक नदी यूँ निकल कर के यूँ सीधी मिलती हैं चंबल के अंदर, यूँ इस तरीके से।
यहाँ से नदी कौन सी निकली, बनास। कौन सी नदी निकली दोस्तों, बनास नदी। और किस में मिली, चंबल में। ये आपकी नदी मैं इधर लिख देता हूँ कि कौन सी नदी है। इस नदी का आपके नाम है बनास नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, बनास नदी। ये बनास नदी निकली आपकी कौन सी पहाड़ियों से, खन्नौर की पहाड़ियाँ। खन्नौर की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में, राजसमंद में। वैसे ये देवगढ़ से निकलती है। यहाँ जो स्थान है वो कौन सा है, देवगढ़। दोस्तों समझ में आ रहा होगा सभी के। तो देवगढ़ जो है ये आपका पड़ता है राजसमंद में। कौन से ज़िले में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है देवगढ़ स्थान। और इस देवगढ़ से यूं चलती हुई आगे जो है आपका यहाँ पर भीलवाड़ा आता है। कौन सा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद एक स्थान है मालपुरा। कौन सा स्थान, मालपुरा। मालपुरा के बाद आपकी आती है करौली, फिर सवाई माधोपुर। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं हम। तो यहाँ तक जो है देखिएगा दोस्तों, तो एक बार प्रश्न काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है कि पिडमांट का मैदान कहाँ है। तो पिडमांट का मैदान जो है दोस्तों, पिडमांट के मैदान की विशेषता आप तक प्रेषित करूँगा कि देवगढ़ जो है आपका ये स्थान राजसमंद में, यहाँ से भीलवाड़ा ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, इसके मध्य स्थित अरावली से पृथक निरंजन पहाड़ी क्षेत्र है जिसे हम पिडमांट का मैदान कह देते हैं। तो इस तरह से इसकी लोकेशन है देवगढ़ राजसमंद से। यहाँ मैं बना रहा हूँ, अलग कलर में बना देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे और अच्छा रहे, पढ़ने में एक रुचिपूर्वक लगे। तो ये है आपका पिडमांट का मैदान। पिडमांट का मैदान, कौन से मैदान की बात कर रहे हैं, पिडमांट के मैदान की। तो ये जो मैंने बनाया दोस्तों देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य कौन सा है, पिडमांट का मैदान है। वैसे जो पिडमांट का मैदान है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका संबंध बनास बेसिन से है। किस बेसिन से है, बनास बेसिन से है। हालांकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है लेकिन इसका संबंध किससे है, बनास बेसिन से माना जाता है। तो ये आपका पिडमांट का मैदान था। इसी तरह से आपको मालपुरा करौली का मैदान पूछ लिया जाता है। तो ये जो मालपुरा है ये आपका टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, टोंक जिले में पड़ता है मालपुरा। और जो मालपुरा है, मालपुरा से करौली के मध्य बनास बाणगंगा बेसिन में जो स्थित मैदान है इसे हम मालपुरा करौली मैदान कह देते हैं। यहाँ से लेकर के यूं इसकी स्थिति बनती है दोस्तों इस तरह से। ये जो सारा मैदान है किस नाम से जाना जाता है, मालपुरा या करौली मैदान। मालपुरा या करौली मैदान, मालपुरा अथवा करौली मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। और किस किस के मध्य, मालपुरा टोंक से करौली के मध्य, जो कि बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है, जो कि क्या कहलाता है, मालपुरा कहलाता है। विजिबल होगा दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट इसी तरह से मैं बात करता हूँ कि हमने जो है यहाँ पर हमने रोही का मैदान पढ़ लिया था। अब एक प्रदेश पूछा जाता है, यहाँ पर जो आपकी भीलवाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा मैं। भीलवाड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस भीलवाड़ा का एक तहसील है जहाजपुर। कौन सा, जहाजपुर। इस जहाजपुर और यहाँ पर जो टोंक है, कौन सा, टोंक, इनके मध्य एक प्रदेश है जिसे खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, खेराड़ प्रदेश। मैं यहाँ लिख देता हूँ खेराड़ प्रदेश। तो ये आपका खेराड़ प्रदेश है। समझ आ रहा होगा दोस्तों सभी को मेरे हिसाब से कि आपसे पूछ लिया जाए कि खेराड़ प्रदेश कौन सा है, तो जाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जो बनास नदी के द्वारा निर्मित मैदान है इसको खेराड़ प्रदेश, या इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, अपने माल खेराड़ के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या कहते हैं, माल खेराड़। माल खेराड़ भी कह दिया जाता है। और खेराड़ प्रदेश क्यों कह दिया जाता है दोस्तों,
क्योंकि यहाँ जो है खिराड़ी बोली बोली जाती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और जो शाहपुरा है भीलवाड़ा का आपका, वहाँ से बूंदी के मध्य जो बोली बोली जाती है उसे खिराड़ी बोली कहते हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार की बोलियां हैं इसमें, एक तो भीलवाड़ा की है, बूंदी की है और टोंक। यानी एक तो भीलवाड़ा जो है मेवाड़ के अंतर्गत आता है तो मेवाड़ी बोली हो जाएगी इसमें, और बूंदी वाला क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है तो उसमें हाड़ौती बोली। और टोंक जो है आपका ये ढूंढाड़ में पड़ता है जयपुर क्षेत्र में, तो ढूंढाड़ी। यानी 3 प्रकार की बोलियां, एक तो मेवाड़ी हो गई और हाड़ौती हो गई, ढूंढाड़ी, इनका जो मिश्रण होता है दोस्तों 3 बोलियों का, उसे खिराड़ी बोली कहते हैं। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? खिराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों मैं आपको लिख देता हूँ इसकी डिटेल, आप जो है चित्र से साम्यता इसकी स्थापित कर लीजिएगा, क्योंकि आप चित्र के माध्यम से जैसे ही मैं आपका वर्णन इस प्रदेश का लिखूंगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा दोस्तों। तो आप साम्यता ज़रूर इसकी स्थापित कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो आप। बनास बाणगंगा बेसिन जो है पूरा आपको दिखाई दे रहा है, पूरे अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ इसके संबंध में, तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रोही का मैदान या रोही दोआब क्षेत्र। रोही का आपसे मैदान पूछ लिया जाए, चाहे आपसे पूछ लिया जाए, विजिबल होगा, सभी को दिख रहा होगा, रोही का मैदान या रोही दोआब क्षेत्र। रोही दोआब क्षेत्र, इनकी बात करेंगे हम। तो रोही दोआब जो क्षेत्र है इसके संबंध में देखिएगा दोस्तों, मैं आपको डिटेल लिखवा रहा हूँ, साथ साथ आप लिखते जाइएगा, अच्छे से आप नोट्स बनाइए ताकि परीक्षा के दिनों में आपको ये अच्छे तरीके से काम आए। वैसे जो है हमारे अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो जो आप 2 बार देख लोगे तो आपको अच्छे तरीके से दोस्तों जो है समझ आएगा। तो यहाँ मैं रोही में का मैदान या रोही दोआब क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ। जयपुर से भरतपुर के मध्य स्थित, भरतपुर के मध्य स्थित बाणगंगा व यमुना, बाणगंगा व यमुना द्वारा निर्मित प्रदेश या दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? रोही का मैदान या रोही दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो नेक्स्ट अपन इसी तरह से यूँ बात करते हैं मालपुरा के या करौली के मैदान की। यहाँ लिख सकते हो आप नंबर 2, मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान। तो मालपुरा करौली मैदान में देखिएगा, मालपुरा जो मैंने आपको बताया कि टोंक में पड़ता है, मालपुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? टोंक ज़िले में पड़ता है। तो मालपुरा से भीलवाड़ा के मध्य स्थित अरावली से मालपुरा टोंक से भीलवाड़ा नहीं, यहाँ कीजिएगा दोस्तों करौली। तो मालपुरा टोंक से यहाँ लिखिएगा करौली। सॉरी दोस्तों, ये त्रुटि हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। करौली की जगह भीलवाड़ा लिख दिया था मैंने, आप सही कर लीजिएगा इसको। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास
बाणगंगा बेसिन में स्थित मैदान। मालपुरा टोंक से करौली के मध्य स्थित बनास बाणगंगा बेसिन में स्थित मैदान आपका क्या कहलाता है दोस्तों? मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को विजिबल होगा, दिखाई दे रही होगी यहाँ तक सभी बातें लिखी हुई। यहाँ पे भीलवाड़ा नहीं है दोस्तों, करौली। स्पेलिंग को थोड़ा चेकआउट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों अपना, अगला है अपना बिडमांटका मैदान। बिडमांटका मैदान, तो देखिएगा दोस्तों, देवगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद जिले में। कौन से ज़िले में? राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य स्थित, अगर लिखना चाहो तो अरावली से पृथक है ये, के मध्य स्थित अरावली से पृथक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? बिडमांटका मैदान। तो बिडमांटका जो मैदान है दोस्तों, मैंने आप तक पहले भी प्रेषित कर दिया था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है ये? अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, लेकिन संबंध इसका किससे? बनास बेसिन से माना जाता है। तो संबंध के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि इसका संबंध जो है बिडमांट के मैदान का, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बिडमांट का जो मैदान है इसका जो कि देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य का निरंजन पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि अरावली से पृथक है। समझ में, जिसका संबंध किससे? बनास बेसिन से माना जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट एक प्रदेश की बात करें जिसका नाम खेराड़ प्रदेश या मालखेराड़ कह देते हैं। क्या दोस्तों? खेराड़ अथवा मालखेराड़ प्रदेश, खेराड़ अथवा मालखेराड़ प्रदेश, इसकी बात करते हैं। तो जहाजपुर एक तहसील है, जहाजपुर भीलवाड़ा। कहाँ पर पड़ता है जहाजपुर? भीलवाड़ा में। से जहाजपुर से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है आपका? खेराड़ या मालखेराड़। खेराड़ क्यों कह दिया जाता है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है वो खेराड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? खेराड़ी बोली। और ये जो आपकी खेराड़ी बोली है, यहाँ पर इस खेराड़ी बोली में 3 बोलियों का मिश्रण है। एक तो आपकी मेवाड़ी है, बूंदी वाली हाड़ौती क्योंकि बूंदी का क्षेत्र है इसमें, और टोंक जो कि ढूंढाड़ी है, टोंक की ढूंढाड़ी। ये तीनों बोलियां जो हैं इनका मिश्रण जो है खेराड़ी कहलाता है दोस्तों। और इस क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है? खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो चित्र के माध्यम से जो है एक बार फिर से मैं आप तक परिचित करूँगा। यहाँ पे हमने आज जो है दोस्तों पढ़ा बनास बाणगंगा बेसिन। तो बनास बाणगंगा बेसिन में मैंने आपको बताया कि ये जो है आपकी यमुना नदी है, आपको दिखाई दे रही होगी यमुना नदी, और यहाँ पे बैराट की पहाड़ियाँ जो कि जयपुर में हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी चीज़ों का उत्खनन भी हुआ है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियाँ कहते हैं कि एक स्वर्ण मंजूषा यानी एक पेटी में मिली हैं। कैप्टन वर्ट ने यहाँ पर अशोक के भाबरू शिलालेख के 1837 में खोज की थी, तो अशोक से भी यहाँ पर जो है काफ़ी इसका भाबरू शिलालेख संबंधित रहा है। तो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से ये नदी निकलती हैं, बाणगंगा नदी जिसका नाम है, और इसे ताला नदी भी कह देते हैं। अर्जुन ने तीर मार करके यहाँ से पानी निकाला था तो इसे अर्जुन की गंगा भी कह देते हैं। तो जयपुर से निकलती हैं और सीधी जयपुर से बहती हुई दौसा में थोड़ी सी बह करके भरतपुर
होती हुई सीधी कहाँ मिलती हैं, यमुना में मिलती हैं। तो जयपुर और भरतपुर के मध्य जो यमुना और इस बनास के द्वारा जो निर्मित दोआब क्षेत्र है, इसे हम रोही के मैदान के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं और बात करना चाहूँगा बनास नदी की। तो यमुना में यूँ चंबल मिलती हैं, और चंबल में खमनोर की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में पड़ती हैं। खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? तो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था। और इसी तरह से भिन्न भिन्न नाम जो हैं यहाँ पर भिन्न भिन्न इतिहासकारों के माध्यम से इस युद्ध को दिए गए थे। ये वही खमनोर क्षेत्र है, वही राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। और देवगढ़ से यहाँ ये नदी निकलती हैं राजसमंद में, बनास नदी। और बनास नदी यूँ बहती हुई राजसमंद से बह करके भीलवाड़ा और फिर थोड़ा टोंक में बहती हुई, करौली में बहती हुई सीधी कहाँ जाती हैं? चंबल नदी के अंदर मिल जाती हैं। तो यहाँ ये नदी बहती है बनास। तो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य का जो मैदान है दोस्तों, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य का स्थान है, जो मैदान निर्मित है, इसको पिडमांट का मैदान कह दिया जाता है। और इसी तरह से जो मालपुरा और करौली के मध्य, टोंक से करौली के मध्य, मालपुरा के मध्य, मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और भीलवाड़ा की जो जाजपुर तहसील है, वहाँ से बहते हुए टोंक के मध्य जो यहाँ पर इस नदी के द्वारा निर्मित क्षेत्र है, इसको खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कौन से क्षेत्र की बात की हमने। बात की है पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, और इसमें बनास बाणगंगा बेसिन को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर आजकल टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही हैं, आप जो है अच्छे तरीके से उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाते हैं। पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें संपूर्ण हो चुका है। और दूसरा जो आपका प्रकरण है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का प्रथम टेस्ट जो है हो गया है। और नेक्स्ट आप जो है निरंतर रूप से उन टेस्टों से भी जुड़िए, जिससे आपका अच्छे तरीके से आपकी तैयारी का आंकलन हो सके कि हमने जो है कितनी अच्छी तैयारी कर रखी हैं। तो आपको बहुत उसका पता चलेगा दोस्तों। तो आप जुड़े रहें अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से। तो नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों चंबल बेसिन की बात करेंगे। और चंबल बेसिन को करने के बाद जो है हमारा ये क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है संपूर्ण हो जाएगा। और इसके बाद हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जानकारी आगामी क्लास में अर्जित करेंगे। तभी तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को ईश्वर सफलता दें।